फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि आपको अगर रिसेंटली पता है कि पानीपुरी वाले भैया को जीएसटी की नोटिस रिसीव कर ली, क्योंकि उन्होंने यूपीआई के थ्रू 40 लाख से भी ज्यादा पेमेंट रिसीव कर लिया था और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो उनको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस गई और उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा और उन्होंने जीएसटी पे करना पड़ा। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की नजर हमारे बहुत से ट्रांजेक्शन्स पर रहती है, जैसे कि आपके यूपीआई ट्रांजेक्शन, आपके क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन, आपकी एफडीज, ये सारी चीजों पे गवर्नमेंट की नजर रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, टैक्स डिपार्टमेंट की आपके ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स पे नजर रहेगी इन 2025, उसकी लिमिट क्या है और आप उसके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप तो देख ही रहे हैं, साथ में लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इनकी ये लिमिट्स के बारे में पता चले और कोई गलती करने से वो अटक जाए। वीडियो अगर अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि वीडियो देखने में होती है बहुत ही छोटी, लेकिन आपका एक लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए। सो taxrecord.com पे मेरे कुछ कोर्सेज हैं जिनको सीख के आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं या फिर आपकी जॉब पे हाई पोजीशन पा सकते हैं। कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज के साथ मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। आप इनकी व्यू डिटेल पे जाके चेक कर सकते हैं डिटेल्स, और अगर आपको रेलेवेंट लगती है तो आप उसे जरूर एनरोल कीजिए और उसमें से आपकी नॉलेज को ग्रो करके आपके प्रैक्टिस में या फिर आपके जॉब में यूज कीजिए। आप प्राइस भी यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है ये सारे कोर्सेज भी। कुछ कोर्सेज फ्री में भी आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट कितनी है। तो आप 1 लाख पूरे दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, ठीक है। और अगर आप बिजनेस पर्सन है, आप बिजनेस करते हैं, तो आपकी जो यूपीआई की रिसीट्स होती है ना, वो पूरे साल में 20 लाख से ज्यादा अगर गई तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अभी अभी हमने पानीपुरी वाले का एक एग्जांपल देखा, जिनकी रिसीट अगर 40 लाख से ऊपर गई थी पूरे साल में तो उनको नोटिस इश्यू कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपकी जो यूपीआई के थ्रू रिसीट्स है वो 20 लाख अगर क्रॉस कर जाती है तो आप जरूर से जरूर देखें कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लें और फिर उनके जो कंप्लायंसेस है वो फॉलो करने लगे, ठीक है। यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फिर कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन आपको हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और उस पर जो प्रॉपर जीएसटी है वो पे करना पड़ेगा। साथ में आप मेक श्योर करें कि आप यूपीआई के लिए जो अकाउंट लिंक करते हैं वो आपका करंट अकाउंट हो, ताकि सारी आपकी इनकम, जो भी बिजनेस इनकम है, वो करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो और उसके थ्रू आपका आईटीआर फाइल करना थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए। तो ऐसे केस में आपने जो कैश देके भी जो यूपीआई से पेमेंट रिसीव करी हुई है वो आपकी बिजनेस रिसिप्ट मानी जाती है और उस पर भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है, या फिर अगर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो आप जरूर चेक कीजिए, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन ना कीजिए जहां पे आप पे अननेसेसरी टैक्स बर्डन आ रहा हो। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन हम देखते हैं लोन। आप कभी लोन थ्रू यूपीआई अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को देते हैं तो मेक श्योर करें कि आप जिस अकाउंट के थ्रू उनको लोन दे रहे हैं उसी अकाउंट में वो लोन आप वापस रिसीव करें, या वाइस वर्सा हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि आपने, समझो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपका एक फोन पे एक बैंक लिंक है और आपका पेटीएम पे दूसरा कोई बैंक लिंक है। जब आपने लोन दिया तब फोन पे से दिया था, मतलब एक बैंक से दिया था, लेकिन जब आपने उसको रिसीव किया तो पेटीएम में रिसीव किया, मतलब दूसरी बैंक में वो रिसीव किया होगा। तो इन टाइप के ट्रांजेक्शन्स आपको आईटीआर फाइल करने वक्त थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, फिर वो मैच करने में बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा हमेशा एक सजेशन रहता है कि आप अगर यूपीआई के थ्रू किसी फैमिली को या फ्रेंड्स को लोन देते हैं तो मेक श्योर करें कि जिस अकाउंट के थ्रू आपने लोन दिया हुआ है उसी अकाउंट में आप उसको रिसीव करें वापस, ठीक है, ठीक है। अब गिफ्ट भी रिसीव कर लेते हैं आप कभी यूपीआई के थ्रू, तो ऐसे केस में जैसे कि अदर सोर्सेज में गिफ्ट जो रिसीव करते हैं हम, वो 50,000 तक एग्जेम्प्ट रहते हैं। तो आपको यहाँ पे यूपीआई के थ्रू आपने जितने भी गिफ्ट रिसीव किए होंगे वो अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली से या रिलेटिव से आपके गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो वो फिर आपके यूपीआई गिफ्ट में जो रिसीव किए हुए हैं आपने, उसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे आपके अगर फैमिली या रिलेटिव्स ने पे किए हुए हैं तो।
और वेडिंग गिफ्ट तो आपको पता ही है कि वो वैसे भी एग्जेम्प्ट है। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं कि यूपीआई के थ्रू अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वहां पे भी आपकी टैक्सेबिलिटी आ सकती है। फिर यूपीआई में कुछ आप कैशबैक रिसीव करते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वहां पे आपको कैशबैक मिलते हैं। अभी तो वैसे भी बहुत सारे लोगों ने कैशबैक देना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड यूज करने पर अगर आपको कैश बैक मिलता है या फिर ऐसा कोई या फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो आप जरूर चेक कीजिए कि अबाउ 50,000 अगर आपने वो रिसीव किए हैं तो वो टैक्सेबल होंगे। ठीक है, अब हम कैश ट्रांजेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि कितने कैश ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लोन गिवन और लोन रीपेमेंट पे आपको एक लिमिट आ जाती है, जहां पे आप अगर लोन किसी को देते हैं तो आप 20,000 से ज्यादा इन कैश नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 20,000 से ज्यादा अगर आपने कैश में दिए हैं तो फिर आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। इस केस में आप याद रखिए। रीपेमेंट के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोन रीपे करते हैं तो 20,000 से ज्यादा कैश में ना करें, और उससे ज्यादा अगर आपने कर दिया है तो फिर आपको 100% पेनल्टी के चांसेस उसमें रहते हैं। दूसरा है कैश सेल्स। कैश सेल्स कोई एक ट्रांजेक्शन के लिए आपको 2 लाख तक अलाउड होता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 लाख से ज्यादा आपने कैश सेल कर दिया है तो वहां पे भी 100% पेनल्टी आपको लग सकती है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि आप कार बाय करने जाते हो, समझो उसकी वैल्यू 5 लाख तक है और आप उसको बोलते हैं कि पूरा कैश में पेमेंट करेंगे, तो वो नहीं लेगा। अप टू 2 लाख वो ले लेगा, लेकिन उसके ज्यादा आपसे पूरा कैश में वो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स की ये लिमिट आ जाती है और ये अलाउड नहीं है। इसलिए कैश सेल्स में आप जरूर केयर करें कि आप 2 लाख से ज्यादा की कैश रिसीट्स ना करें। फिर कैश डिपॉजिट जो हम करते हैं बैंक में, उसमें भी लिमिट्स है। जैसे कि आपका अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको मैक्सिमम 10 लाख तक अलाउड है इन अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में आप 10 लाख तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं इन योर सेविंग बैंक अकाउंट। उससे ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और ये आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। फिर आपको इसका रीजन जस्टिफाई करना पड़ता है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इतना कैश आपके पास कहाँ से आया कि आपने इतना डिपॉजिट किया है, वो सारा जस्टिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न में। फिर करंट अकाउंट के लिए ये लिमिट 50 लाख की है। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप 50 लाख तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। उससे ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया तो सेम आपके एआईएस में वो रिफ्लेक्ट होगी और आपको फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कैश विड्रॉवल की भी लिमिट आपके पास बैंक में है। जैसे कि आप अगर कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है, और ये टीडीएस आपके एआईएस में भी रिफ्लेक्ट होगा और फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन द इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे टीडीएस किस तरह से एप्लीकेबल है, कितनी वैल्यू पे है, वो हम देख लेते हैं। अगर आपने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी हुई है तो आपको 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉवल अलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको फिर वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा 2% का। किस केस में है ये, अगर आपने पिछले 3 साल के आईटीआर ऑलरेडी फाइल किए हुए हैं तो। लेकिन इन केस आपने ये 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं किए हैं तो फिर वहां पे ये लिमिट रिड्यूस होकर 20 लाख हो जाती है। मतलब आप अभी भी 20 लाख तक कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर 20 लाख से ज्यादा आपने कैश विड्रॉ किया तो 2% टीडीएस, और उसमें भी अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ कर लिया है तो फिर 5% टीडीएस हो जाता है। ठीक है, तो कैश विड्रॉवल में आपको लिमिट मिल जाती है और उस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स। क्रेडिट कार्ड में भी कुछ लिमिट होते हैं, जैसे कि आपको कुछ कैश बैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, वो अगर 50,000 से ज्यादा है तो फिर ऐसे केस में ये अदर सोर्स में इनकम मानी जाती है और उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में इस पर टैक्स लग सकता है। आपको ये देखना है कि क्रेडिट कार्ड, हमने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया है ऑलरेडी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की लिमिट भी है यहाँ पे। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इन कैश करते हैं तो अप टू 1 लाख तो आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा आपने इसका पेमेंट कैश में किया है पूरे साल में तो फिर इसका रिपोर्टिंग हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। फिर आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड का अमाउंट आपने पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा किया है, चाहे वो कैश के थ्रू किया है, बैंक से किया है, किसी भी मोड से किया है, लेकिन अगर आपने वो उसका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपने 10 लाख से ज्यादा पूरे साल में किया तो फिर वो भी आपके एआईएस में रिपोर्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और फिर यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने इतनी स्पेंडिंग करी हुई है तो उसका इनकम सोर्स क्या है। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो कैशबैक है या फिर रिवॉर्ड पॉइंट है वो रिसीव करने के लिए आप आंख बंद करके क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं और किसी और का भी पेमेंट्स आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं ये सोच के कि एटलीस्ट मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। लेकिन ऐसे करने पर आपको देखना है कि अगर आपका ये पेमेंट 10 लाख से ऊपर जा रहा है
तो इनकम टैक्स इसको देख रहा है, आपके एआईएस में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि आपने इतनी स्पेंडिंग करी हुई है। ठीक है, तो ऐसे केस में भी वो जो डिफरेंस होता है ना वो चार्जेबल टू टैक्स हो सकता है। तो आप जरूर मेक श्योर करें कि आप अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम हो रही हो। अगर ऐसा ना हो कि आपने 40 लाख का स्पेंड कर दिया है आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन आपके इनकम टैक्स में आपने सिर्फ 5 लाख की इनकम दिखाई है, तो फिर वहां पे तो सीधा साधा केस बन रहा है कि आपकी इतनी इनकम है नहीं, आपने स्पेंडिंग कैसे की इतने। तो फिर वो जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आपकी इनकम मान के आप पे उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो आप जरूर ये चेक करें कि आपकी क्रेडिट कार्ड पे आप जो स्पेंडिंग कर रहे हैं वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट लिमिट हम फिक्स डिपॉजिट पे देख लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट में भी आपको 10 लाख तक की एफडी अलाउड है। ठीक है, अगर आप 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट की एफडी करते हैं तो फिर इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाती है। ये आपके आईएस में एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है और फिर आपको उसका इनकम सोर्स जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपके पास ये 10 लाख से अबाव का जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है ये अमाउंट आया कहाँ से, वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि समझो आप 5 अलग अलग बैंक में 9-9 लाख की एफडी कर दे तो टोटल अमाउंट तो वैसे हो जाएगा 45 लाख का, लेकिन क्योंकि ये एक पर्टिकुलर बैंक में 10 लाख से ऊपर नहीं गया है इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाएगी और ये आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ये जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक साथ में अगर आप किसी बैंक में 45 लाख डिपॉजिट कर देंगे एफडी में तो डेफिनेटली आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। दूसरा है आपके टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट, क्योंकि आपने एफडी की है तो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे। अगर आपका ये इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है पूरे साल में तो फिर आपको टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। आपकी इस इंटरेस्ट पे बैंक टीडीएस करके बाद में आपको डिफरेंस अमाउंट पे करेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये अमाउंट 50,000 का है, मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपकी एफडी का जो इंटरेस्ट है वो 50,000 से ज्यादा है तो फिर आपको 10% का टीडीएस उस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए एक ऑप्शन है कि अगर उनको अपना टीडीएस नहीं करवाना है तो फिर वो फॉर्म 15H अपनी बैंक में डिपॉजिट और सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप मैंने सारी लिमिट्स इसमें कवर कर ली हो और आपको अब बहुत ही क्लैरिटी मिल चुकी हो कि आपके लिए कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है और आपको क्या इसके लिए केयर करनी है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी लिमिट समझकर ही ट्रांजेक्शन करें। साथ में मेरी चैनल है यूट्यूब पे, इसको आप सब्सक्राइब को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ और बहुत ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियोस होते हैं आपके लिए। आप इनको देख के आपकी नॉलेज गेन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ वीडियोस जो पॉपुलर हुए हैं बहुत ही, वो है मेरे अकाउंट्स फाइनलाइजेशन पे, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपना अकाउंट्स फाइनलाइजेशन सीख सकते हैं। साथ में मेरी वेबसाइट पे भी आपको अकाउंट फाइनलाइजेशन का एक कोर्स दिख जाएगा, वो भी आप जस्ट फॉर 299 बाई करके इसको डिटेल में सीख सकते हैं कि अकाउंट फाइनल की कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, उनका अकाउंट्स फाइनलाइजेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।